चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। कंपटीशन का मैथमेटिक्स का चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी कि आपका नंबर सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं ये वीडियो लाया हूँ केवल यूपी पुलिस की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आर्मी, जीडी में जो भी तैयारी मैथ की कर रहे हैं, केवल उनके लिए मैं वीडियो लाया हूँ, क्योंकि इनमें क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। जो मैंने इसको एक पर्पज वीडियो को रखा है, मैंने केवल ये कांस्टेबल लेवल रखा है, इसमें ज़्यादा हाई लेवल नहीं रखा है, क्योंकि बच्चा करता क्या है कि वो लेवल बहुत अधिक पढ़ लेता है जबकि उसका लेवल बहुत कम आता है। तो हमने केवल वही क्वेश्चन इसमें रखे हैं जिससे कि बच्चा अपना एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। और जो एक अनुभव हमने अब तक प्राप्त करा कंपटीशन के अंदर में, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। और बहुत बेसिक चीज़ें भी लेके चलूंगा, क्योंकि बच्चे को आपको शॉर्ट ट्रिक तक जाने के लिए पहले आपको बेसिक का रास्ता जो तय करना होगा, जिससे आप शॉर्ट ट्रिक तक पहुंच जाए। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन इसमें रखूंगा, कोई ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं रखूंगा, क्योंकि ये लेवल एक केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए है और आर्मी वालों के लिए। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ, और आप रेगुलर मेरी वीडियो देखेंगे जितनी चैप्टर वाइज में पर डे या सेकंड डे जब भी आएगी, आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से अपना एक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। चलिए बेटा, सबसे पहले देखो बिल्कुल जीरो से चलूंगा, कोई एक एक चीज आपको बताऊं। स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी भी रखी होंगी, पर वो आपकी रिवाइज हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे वो सीख लेंगे। तो इस तरह से हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी आप कह सकते हो नेचुरल नंबर, जिसे मैंने एन से प्रेजेंट करा है। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, यानी वो संख्या जिसकी हम काउंटिंग कर सके, गिन सके, वो हमेशा नेचुरल संख्याएं होती है, यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 डैश का मतलब आगे भी गिनती चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने बताया आपको प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर, जो चीज गिनी जा सके उसे बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। चलिए इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे वोल नंबर कहा जाता है, जिसे वोल नंबर कहा जाता है। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है। किससे होती है? जीरो से। तो आप कह सकते हो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो इंक्लूड कर दें, जीरो जोड़ दें, यानी जीरो से ऐड कर दें आप, सॉरी ऐड नहीं यार, इससे पहले ले ले, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। अब इसमें दो बात और आती है निकल के। एक आती है आपकी इसमें धन पूर्णांक, और एक आता है इसमें ऋण पूर्णांक। अब ये दो संख्या बनी। पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से स्टार्ट होंगी, डैश आगे चलेंगी, उसमें दो संख्या बनती है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। बच्चे छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते, पर लेकिन मैं उन्हें जो बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ। इसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं, ऊपर प्लस लगा देते हैं, इसे आई माइनस से प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो है नेगेटिव संख्या, ये है पॉजिटिव संख्या। तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 डैश, -1 -2 -3 -4 डैश। तो दो संख्या निकल कर आई मेरे पास, एक आई धन पूर्णांक, एक आई ऋण पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव, जिसे आप लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब इसमें बच्चे ने बात करी भैया जीरो को क्या कहेंगे। तो जीरो होता है बेटा वो जो आप शून्य होता है। बड़े ध्यान सुनिए, बहुत छोटी मेजर बात है, यानी बहुत छोटी, हर किसी को पता भी होगा, नहीं होता, क्वेश्चन आता भी है। जीरो न तो धन पूर्णांक है
और न ही ऋण पूर्णांक है। बात समझ में आई? ना तो ये नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपसे पूछे कि जीरो क्या धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, या दोनों है, या इसमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। यानी कि जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, ना धन पूर्णांक होती है ना ऋण पूर्णांक होती है। क्लियर? बिल्कुल। देखो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, हर चीज। इसके बाद आपका आता है, हम आते हैं सम नंबर पर। सम संख्या वह संख्या है जिसे आप इवन बोलते हो, इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से भाग देने पर कट जाए, जैसे आप कहेंगे, तो सब में छोटी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे भी जितनी 2 से संख्या कटेंगी वो आपकी सम संख्या होगी। ठीक है ना? इसके बाद आते हैं फोर्थ, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलेंगे? ओड नंबर। तो ओड नंबर यानी विषम संख्याएं वो होती है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती, जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती। तो हमारी 2 के पहाड़े से 1 नहीं कट सकता, 3 नहीं कट सकता, यानी 3, 5 नहीं काट सकते, 7 नहीं काट सकते, 9 नहीं काट सकते, 11, 13, 15, 17। यानी कि जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या होगी? वो आपकी विषम संख्याएं होगी। क्लियर? अब आता है इसके बाद आपका अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कभी कभी लिखा आ जाता है कि रूढ़ संख्या बताओ, प्रथम 5 रूढ़ संख्या बताओ, प्रथम 9 रूढ़ संख्या बताओ। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे छोटी जो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या है वो आपकी 2 है। 1 कभी भी हम अभाज्य में नहीं लेते। ठीक है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 22। यानी कि वो नंबर जो अपने सिवा किसी और से ना कट सके। यानी कि 2 को 2 ही कैंसिल कर सकता है, काट सकता है, 3 को 3 ही काट सकता है, 5 को 5 ही काट सकता है, 7 को 7, ऐसे ही आगे। जो नंबर अपने आप से स्वयं से डिवाइड हो जाए वही आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है? अब बात आता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य बताइए। तो सबसे छोटी सम संख्या जो होगी अभाज्य वो आपकी 2 होगी। ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए इसके बाद आता है आपका भाज्य। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब वो होता है जो अपना फैक्टर बनाने लगे, जो संख्या दूसरे फैक्टर से कट जाए, यानी दूसरी संख्या से कट जाए। जैसे 4 है तो 4 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। जैसे हम 12 ले लें, 12 3 से भी हो सकता है और 4 से भी हो सकता है। हम 15 ले लें तो 15 यानी कि आपका 5 से भी कैंसिल होगा और आपका 15 से भी होगा, 3 से भी होगा। यानी जिस संख्या के 1 या 2 फैक्टर हो, गुणनखंड से आप बोलते हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी, जिसे आप कह देते हो कि कंपोजिट नंबर। ठीक है? क्या कहते हैं? इसे प्राइम नंबर बोल देते हैं भाज्य को, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है? तो इस तरह से जो संख्या किसी दूसरे नंबर से कट जाए तो वो हमेशा आपकी भाज्य संख्या होगी। तो यहां तक आपने नोट कर लिया, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, उसके आगे देखते हैं। ये क्लास में उन बच्चों के लिए लाया हूं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनके बेसिक्स कमजोर हैं, सीखना चाहते हैं, वो वास्तव में क्लास को ज्वाइन करें। आप वीडियो को देखें। अगर आप उधर से कोऑपरेट करोगे तो मैं इधर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ये मानो कि एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है? चलिए इसके बाद आता है आपका सहअभाज्य। सहभाज्य संख्या है। चलिए 7 नंबर।
अब से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो से अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती, यानी कि उनका जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, वो 1 होगा। क्या होगा? 1। जैसे आप कह सकते हैं 2 और 3, ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकती, इनका फैक्टर क्या है? 1 है। जैसे आप 5 और 7 ले सकते हैं, जैसे आप 9 और 11 ले सकते हैं। तो यानी कि वो पेयर जो आपस में एक दूसरे को ना काट सके, वो आपका से अभाज्य संख्याएं होती है। क्लियर है कि? चलिए इसके बाद आते हैं हम, ये देखो अब मैथ की शुरुआत है चैप्टर। जब तक आप इसके बेसिक्स नहीं समझोगे, जो मैं आगे सवाल कराऊंगा, तो आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखें, एक एक चीज समझें। अगर आपको आता तो रिपीट करें, नहीं आता तो सीखें। इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे आप बोलते हो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, बहुत क्वेश्चन आता है आपका, बहुत पूछा जाता है, यूपी पुलिस में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, और आर्मी में भी विशेष तौर से क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें क्या देखना? रेशनल नंबर। इसकी एक शर्त होती है, कहता है कि जो वैल्यू है वो P/Q के रूप में हो और Q = 0 हो, यानी कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर का पार्ट 0 हो जाए चल जाएगा। तो जो फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, अगर मैं 5/7 लेता हूँ तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यदि मैं 8/1 लूंगा तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। यदि कोई संख्या आपको बार में मिलती है, देखो पॉइंट बार, ये जो निशान लग रहा है एक बार है, जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाली हमेशा बार वाली संख्याएं भी आपकी काय में जाएंगी? परिमेय संख्या में जाएंगी, ठीक है। यदि कोई रूट में आपको 64 लिखता है और रूट में इसका स्क्वायर हो जाता है और ये बाहर आ जाता है 8, यानी जब संख्या रूट से बाहर आ जाएगी तो वो संख्या भी आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। इसको रूट में भी दे सकता है, पर रूट में हमेशा ध्यान रखना जो संख्या बाहर आएगी वही आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद आपका आता है, यदि कोई इस तरह से दे दे, फॉर क्या दे दे? इस तरह से। अगर मैं जो सोल्व करूं यहीं, तो 3 प्लस ये किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ऐड हो गया कितना आ जाएगा? 5, और नीचे क्या आ गया? 1। तो ये भी मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। यानी रूप बदलने की कोशिश करेगा, पर लेकिन आप जब बेसिक से पढ़ोगे तो आप जब बेसिक से पकड़ लोगे, ठीक है। तो बड़ी कुछ नहीं करना, ये देखना है P/Q के रूप में। अगर सिंगल है तो हम मान सकते हैं, बाहर में संख्या थी वो भी आपकी परिमेय संख्या है। रूट में जो संख्या आएगी और वो अपना स्क्वायर बना लेगी तो वो बाहर आ सके, वो क्या कहलाएगी? फिर आपकी परिमेय संख्या। यदि कोई ऐड करके दे दे, यानी जोड़ के भी दे सकता है, सबट्रैक्ट करके भी यानी घटा के भी दे सकता है, तो ये ध्यान रखना जो रूट वाली वैल्यू है वो अपना स्क्वायर बना के बाहर आ जाए। जब स्क्वायर बना के बाहर आएगी, ऐड होगी या यानी जुड़ेगी या घटेगी, तो जब जुड़ने या घटने के बाद जो भी संख्या आएगी वो आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या, ठीक है। एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगा, चिंता मत करना, बस आप पढ़ना बड़े मेहनत से। चलिए अब आता है इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाता है इरेशनल नंबर, यह आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर मतलब यानी कि अपरिमेय संख्या। अब बड़े ध्यान सुना, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, पर कुछ नहीं है, जो आप जानकारी नॉलेज होगी वही आगे बढ़ेगा। चलिए तो इसमें जो संख्या रूट में होगी, जो संख्या रूट में होगी, ध्यान रखना, पर लेकिन अपना स्क्वायर नहीं बना सकती, वो संख्या हमेशा क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे हम कह सकते हैं पाई, पाई भी एक ऐसी वैल्यू है जो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्वेश्चन आ चुका है कि पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद यदि आपको
5 प्लस रूट 3 मिले। देखो यहाँ मिला था पर यहाँ वैल्यू कैसी थी, स्क्वायर बना रही थी, पर यहाँ वैल्यू स्क्वायर नहीं बना रही। अगर स्क्वायर नहीं बनाएगी तो ये भी काय में जाएगा, अपरिमेय संख्या में जाएगा। ठीक है, यदि कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, जीरोस में बढ़ती जा रही है, आगे देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पहले जीरो कितनी थी, 1 से पहले 1, फिर डबल, फिर तिबल, फिर यानी कि जीरो बढ़ती गई तो वो नंबर भी क्या हो जाता आपका, अपरिमेय संख्या में चला जाता है। तो इस तरह से टाइप आप देख सकते हैं, इनको विशेष तौर से बड़ा ध्यान से देखें, रिमाइंड करें, याद करें, इनसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो भी है, फिर आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है जिसे आप रियल नंबर कह देते हो। अब वास्तविक संख्याएं ध्यान रखना, 5/8 भी हो सकता है, माइनस के 3/7 भी हो सकता है, रूट में 2 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या लिख दें, और रूट में हो गया यानी कि 5 to 60 और -6 भी हो सकता है। यानी कि ये सब क्या है आपकी, ये आपके वास्तविक संख्या है। ठीक है, पर ध्यान रखना यहाँ पे बाहर माइनस होगा, अंदर माइनस नहीं होगा। तो जो ये संख्याएं हैं आप ये सेमी लिख दीजिए, ये भी सब कायम आएगा, ये सब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। इसके बाद आता है आपका काल्पनिक संख्या है, जिसे आप बोलते हो काल्पनिक यानी कि इमेजरी नंबर। काल्पनिक संख्या होती है आपकी इमेजरी नंबर। ठीक है, इमेजरी नंबर आप कहते हैं इसे। तो काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो रूट में माइनस लिए होती हैं, जो रूट में माइनस लिए होती हैं वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछ सकता है कि इसमें काल्पनिक संख्याएं कौन सी है, तो जिसमें रूट के अंदर माइनस होगा वो हमेशा आपकी क्या होगी, काल्पनिक संख्या। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, स्क्वायर वाली संख्या भी हो सकती है, पर अंदर माइनस होगा तो हमेशा क्या होगी आपकी काल्पनिक संख्या। क्लियर, इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, अब सबसे बड़ी दिक्कत है आपको, बहुत बच्चों को कोचिंग में भी हम देखते हैं दिक्कत आती है कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं इन्हें बहुत कंफ्यूज रहता, सम, विषम और प्राकृतिक। अगर बात करता है प्राकृतिक की, या प्राकृत कह दो, प्राकृत संख्या, तो वो आपकी होती है x, x+1, x+2, x+3, x+4 दैट्स। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो आप शुरू की 3 संख्याएं पकड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, उस योग के बराबर रख देंगे। या क्वेश्चन आपसे करेगा कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग करेंगे फिर प्लस करेंगे, इसका वर्ग करेंगे फिर प्लस करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो उसके इक्वल रख देंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके। उसके बाद आता है इसमें सम प्राकृतिक, सम संख्या। ये सम संख्या वो नहीं है, ये सम क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी है, सम क्रमागत संख्याएं। तो इसमें जो आपको लेना है, x लेना है, x+2 लेना है, x+4 लेना है, x+6 लेना है। इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है बच्चों को कि भैया हम सम जो है हमें कौन सी संख्याएं लें। तो उसमें ध्यान रखना x, x+2, x+4, इसकी शर्त है कि यहाँ जो x आप रखोगे वो एक सम संख्या रखोगे। क्या रखेंगे, जो x आपको इसमें रखना है, या तो 2 रखोगे, या 4, या 6, या 8,
यानी सम संख्या को x मान के चलोगे तो ही इन्हें हम मानेंगे। ठीक है, अब बात आती है विषम संख्या की। विषम संख्या, विषम संख्या भी आपको यही लेके चलनी है, ध्यान रखना यही लेनी है, इससे अलग नहीं लेनी। बस आपको क्या करना है, जो x लेंगे या विषम लेंगे, क्या लेंगे, विषम संख्या लेंगे। जो x आप मान के चलेंगे या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वहां x आपका विषम होना चाहिए, जब ये संख्या हमारी विषम आएंगी। जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये क्या है, सब विषम है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लो एक एक चीज। देखो ये प्राकृतिक संख्या में लेनी, क्रमागत प्राकृतिक संख्या लेनी है, x+1, x+2, x+3, x+4। फिर हमें लेनी क्रमागत सम संख्या, वो माननी है हमें x, x+2, x+4, x+6 और x यहाँ क्या होनी चाहिए, सम संख्या, यानी कि 2, 4, 6, 8। ऐसी विषम संख्या इसमें भी यही लेंगे, पर यहाँ x सम क्या मान के चलेंगे, कोई विषम नंबर, यानी कि 1, 3, 5 जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आएगा। क्लियर, चलिए फिर आता है आपका नेक्स्ट, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये सब जितना भी है, अब ये बेसिक चल रहा है, अभी कोई सवाल इस वाली वीडियो में नहीं कराऊंगा, सारा बेसिक चैप्टर का बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एक एक क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये वो नंबर होता है, कोई भी आपको डिजिट देगा, क्या देगा, और आपसे पूछेगा कि इसके इस नंबर के भाजक कितने हो सकते हैं, इस नंबर के भाजकों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना n एक नंबर है, यानी संख्या है, एक संख्या देगा n, कुछ भी दे सकता है आपको, 2 ये दे दे, 256 दे दे, कुछ भी दे दे, 100 दे दे, कुछ भी दे दे, तो एक संख्या देगा। अब इसको जो हमें लिखना है, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर। अब ये ध्यान रखना, ये ऊपर जो पावर है ये घात है, क्या है, घात है। तो अब तुम एक देखो, अब मुझे इसे छोटा सा एग्जांपल, इसे जो हम निकालते हैं n के कुल भाजकों की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत आता है और लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है। बहुत सी किताबों में है, बहुत सी में नहीं है, फिर बहुत से प्रेजेंट नहीं हो पाते, टीचरों से दिक्कत आती है। तो ये ध्यान रखना, इसको जब भी हमें कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो इसकी पावर में एक 1 ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इसकी पावर में 1 ऐड कर देना है। अगर बात यहीं तक आती है, जैसे कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 ये आया, तो ये नंबर आपका p कहलाएगा, और ये आपका ये नंबर नीचे वाला 2 जो है वो आपका a कहलाएगा, ये p कहलाएगा, ये b कहलाएगा। क्यों, तो केवल हमें यहीं तक फैक्टर मिले, अगर आगे मिलते हैं तो c पावर ये ले लेंगे। ठीक है, अब यहीं तक मिले तो हमारा p का काम कौन कर रहा है, 3, q का काम कर रहा है 4, तो हमें केवल कहाँ तक निकालना, p+1 और q+1 तक ही लेना है। अगर आगे अदर कोई नंबर आता है तो फिर हम r+ लेंगे, अदर कोई आ जाता है तो वहाँ भी हम ऐसे ही कोई ना कोई नंबर मान लेंगे। ठीक है, अब जैसे में 2 की पावर 3 आया किसी को फैक्टर करके, तो हम क्या लेंगे, 3+1 करेंगे और 4+1, यानी कि 4 यानी 4 गुणा 5, यानी कि आपका आ गया 20। तो इसमें जो कुल भाजकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। कितनी होगी, 20। चाहो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा सकता हूँ, आपसे कहेगा क्वेश्चन जो पुटअप करेगा, कहेगा भाई 216 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। 216 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, समझा भाई ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत, ये ध्यान रखना। और अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने, तो 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16,
दो पंजे 10, दो चौक 8, दो एकम 2, दो सत्ते 14, दो दूनी 4 और दो सत्ते 14, तीन निम 27, तीन तिया 9, तीन एकम 3। तो यहाँ जो फैक्टर आए ये आए 2 की पावर 3 और ये 3 के फैक्टर बने मेरे पास 3 की पावर 3। तो हम इस तरह से संख्या के फैक्टर निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बस केवल मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके क्या निकाले, फैक्टर करने हैं। तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की पावर 3। तो अब ये अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ तक की बात है केवल ये, अब ये पार्ट आगे में कोई नंबर अलग नहीं मिला। तो ये हमारा क्या है, P है और ये हमारा Q है। अब हमें कुल फैक्टर के लिए क्या लेना है, भाज्य संख्या के लिए ये पार्ट लेना है। तो यानी कि 3 + 1 और 3 + 1, तो 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16। तो इस तरह से कुल जो भाज्यों की संख्या आई वो कितनी आई, 16 आई। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रख लेना, बिल्कुल आपको ऐसे आएगा इतनी संख्या कितने, मैं क्वेश्चन दूंगा आगे, इसलिए मैं बेसिक पूरा क्लियर करा रहा हूँ एक बच्चे को कि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे कहीं पढ़ लेना, बड़े से बड़े कोचिंग में पढ़ लेना, छोटे छोटे में पढ़ लेना, बिना बेसिक के आप सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है आपका एक क्वेश्चन बहुत आता है आपके यहाँ, आपसे कहता है गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो गुणनफल के शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो आपको करना क्या है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m, ये दो फैक्टर पकड़ने हैं। अगर इसमें जो भी फैक्टर 5 का होगा पावर, वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। अब कैसे, एक मैं एग्जांपल ले देता हूं आपके लिए, ध्यान रखना इसका कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। तो एक छोटा सवाल ले लेते हैं, 12 गुणा 18 गुणा 15 40 25 गुणा 45 कर लेते हैं, के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, कोई फैक्टर ऐसे देगा और आपसे कहेगा अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको इसे ब्रेक करना है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टर करने हैं 12 के, 2 गुणा 3 यानी 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ऐसे इसके करने हैं 2 निम्न यानी कि यह भी आ जाएगा 3 और गुणा 3 यानी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, फिर 5 के करने हैं 5 तिया 15, फिर 40 के करने हैं 5 अट्ठे 40 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ऐसे 25 के करने 5 गुणा 5, ऐसे ही 45 के करने 5 गुणा 9 यानी 3 गुणा 3। तो जो भी आपको नंबर मिलेगी संख्या, उसका क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना, ठीक है। अब इसमें केवल आपको क्या करना है, 2 की पावर m वाले लेने और 5 की पावर m लेना। तो यहाँ में देखना 2 एक बार, 2 बार आया, 3 बार, 4 5 6 और कहीं भी हमारे पास नहीं आया। तो इसका मतलब है 2 की पावर हमारे पास 6 है। फिर 5 को देखना, केवल 5 को देखना, 3 को हमें नहीं देखना। तो एक बार 5 यहाँ गया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 की पावर भी 5 आया। तो अब देखो ये इस रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 की पावर हमने देखा है m यानी कि 6 और 5 की पावर n यानी कि 5, यानी मैंने कहा था आपका जो भी ये पावर होगी वही आपका आंसर होगा। तो आपके यहाँ जो जीरो बनेगी, शून्य आएंगे, वो आपके 5 शून्य आएंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे कहेगा कि गुणनफल के अंत में संख्या यानी कितने जीरो आएंगी, तो वो आप इस वाले फॉर्मूले से और सवाल से देख सकते हैं। क्लियर है भाई, अब देखते हैं आगे, चलिए।
चलिए इसके बाद आता है आपका कुछ रूल्स हैं, जैसे 2 से विभाज्य, सारा बेसिक चल रहा है। ये विभाज्य यानी कि आपके डिवाइड वाला रूल है। इस रूल में क्या करना है, आपको बताना कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। तो जो भी नंबर लास्ट का इकाई अंक सम होना चाहिए या फिर लास्ट का इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। फिर आता आपका 3 से विभाज्य। जब तक ये रूल आप नहीं सीखोगे, जब तक आप आगे सवाल नहीं कर सकते। 3 वाला कहता है कोई भी आप नंबर लीजिए, यदि उसका सम यानी नंबरों को जोड़कर वो नंबर 9 और ये 12 3 के पहाड़े से कट जाए, 3 चौक 12, तो ये नंबर पूरा पूरा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे बड़ी डिजिट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं छोटा ही आपको लेना है। कितनी बड़ी डिजिट ले, लेकिन उनका जो जोड़ है वो 3 के पहाड़े से आपका कटना चाहिए। ठीक है, इस बार देखते हैं 6 से। तो 6 से विभाज्य, तो 6 जब कोई संख्या अपना फैक्टर बनाने लगे, जब कोई संख्या अपना फैक्टर बनाने लगे यानी कि 6 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, तो वहां आपके रूल जो उसमें फैक्टर बन रहे हैं उसके अनुसार ही लगेंगे। यानी 2 वाला रूल क्या कहता है, इकाई पे आपका क्या 0 या कोई सब नंबर हो। 3 वाला कहता है कि जुड़ने के बाद वो नंबर 6 से कटे। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने लिया 600 और 420 नंबर लिया, यदि से मैं जोड़ता हूँ तो जुड़ के 6 आता है और 6 6 से डिवाइड, और फॉलो भी करा। देखो लास्ट का नंबर क्या है, 0 है। तो ऐसा नंबर जो भी होगा, जो लास्ट का नंबर सम होगा या 0 होगा, उसे हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। उसका सम यानी जुड़ने के बाद वो नंबर 6 से कट जाना चाहिए। इसके बाद आता है 9 से विभाज्य। तो 9 से यह भी एक फैक्टर बनाता है, पर इसमें फैक्टर क्या लग रहा है, दोनों 3 3 9। तो ये भी क्या, कोई भी नंबर आप लीजिए, मैं नंबर ले रहा हूँ 729, इसको जोड़ता हूँ तो 18 आता है और 18 9 से कट जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ नंबर आप चाहे कितना भी बड़ा लिए छोटा पर, लेकिन आपका रूल फॉलो करना चाहिए, यानी जुड़ने के बाद उस टेबल से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ये रूल आपके डिवाइड में काम आएंगे, सवाल इसके अनुसार आते हैं, वो सवाल आएंगे, इन्हीं से होते हैं वो सवाल। अब आता हमारा 2 3 6 9 यानी 5। इसके बाद आता है 4 से विभाज्य। 4 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट के 2 नंबर यदि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, देखो 4 कम 4 कम 4, तो वो संख्या हमेशा पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका 8 से विभाज्य। 8 से वो नंबर कटेगा जिसके लास्ट के 3 नंबर यदि 8 के टेबल से कटते हैं, 8 एकम 8, 8 0 8 पंजे 40, यानी कि जो नंबर लास्ट के 3 डिजिट, अब कुछ भी डिजिट ले लो, लास्ट के 3 नंबर 8 से कट जाए तो वो संख्या किससे कटेगी, आपकी 8 से। इसके बाद आता है आपका 7 से। तो 7 से विभाज्य, तो 7 से विभाज्य होता है जो लगातार 6 बार लिख दीजिए, लगातार 6 बार कोई भी नंबर ले लीजिए, ना 6 से कम हो ना 6 से ज्यादा, वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 7 से कटेगी। ठीक है भाई, अगर इस पर सवाल ही बनता है किसी संख्या को यदि 7 से गुणा किया जाए तो नंबर 2 2 आए, 3 3 आए, 5 5 आए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण है 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य, 11 कहता है कि सम अंकों के स्थानों का योग, माइनस विषम अंकों के स्थानों का योग। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल लीजिए, 5 5 6 3, यानी कि
हमारा हो गया 5 10 11 14, यानी हम ले सकते हैं यहाँ 8 और यहाँ ले लो 6। तो यहाँ से नंबर डालना 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखो या कैसे, तो इसे याद नहीं, सिर्फ छोड़ो, एक छोड़ के एक पकड़ लो। तो पहले जो हमने पकड़े इन्हें जोड़ लो, तो 5 + 6 + 3 माइनस करो, जो बच गए हैं उन्हें जोड़ो। तो जब हमने जोड़ा है 9 9 और 5 कितना हो गए 14, और ये हो गए 14, यानी कटने के बाद कितना आ रहा है 0, या आएगा आपका 11। तो ध्यान रखना जब नंबर जोड़ने के बाद आप इसे घटाओगे या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए आपका 11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका यानी हमारा हो गया 4 8 7 11, यानी कि इसके बाद आएगा आपका सपोज 12 आ गया, 12 से विभाज्य, 12 आ जाए 15 से विभाज्य, क्या था 18 से विभाज्य। ठीक है भाई, तो आपसे अब 15 11 12 कुछ भी दे दो, तो आपको इसके फैक्टर करने। तो एक तो फैक्टर इसका 6 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक इसका 2 हो सकता है, और एक इसका 3। तो मेरे पास जो इसके फैक्टर आए, ये फैक्टर आए। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे, यदि ऑप्शन आपके इन नंबरों किसी से भी कट रहा है तो वो संख्या आपकी 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है नंबर, 4 से, 2 से, 3 से। ये 4 नंबर आपके फॉलो से करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आपका 5 या 15, यानी 5 वाला रूल, और 5 वाले पे 0 होना चाहिए लास्ट में, 3 वाला कहता है सबको जोड़ के वो नंबर 15 से डिवाइड हो जाए। ऐसे हम 18 वाला ले सकते हैं, 3 है इसका फैक्टर, 6 है और आपका 2 है। तो ये तीनों संख्या इसको फॉलो कर रही होंगी तो वो भी हमारा उसके अनुसार आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। तो आज जो आपकी ये क्लास है केवल आपकी बेसिक क्लास है, सवाल मैं नहीं करा रहा, क्योंकि सवाल जब तक आपको रूल नहीं पता होंगे जब तक आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आज जो क्लास रखी है वो बिल्कुल बेसिक्स रूल है। चलिए अब आते हैं, आपसे क्या आएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है जी, फॉर्मूला कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 से हमें स्टार्ट करनी है, उनका योग बताना है। तो उनका फॉर्मूला होता है आपका n +1/2। तो ये प्रथम संख्याओं का फॉर्मूला होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। संख्या ध्यान रखना हमेशा 1 से स्टार्ट हो और आप लास्ट तक कहीं भी जा सकते हैं। तो जो लास्ट का नंबर होता है वो आपका n को प्रेजेंट करता है। अब ये 20 को कहाँ रखना इस फॉर्मूले में, n +1/2। तो जहां n है वहां आप 20 को रख दीजिए, क्लियर, बाय 2। तो 2 दाम 10, 10 ये आया और 21, तो आपका जो टोटल योग आया यहाँ से यहाँ तक का वो आपका आया 210। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं बेसिक्स चीज बता रहा हूँ, सवाल अभी बस थोड़े बहुत ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि आगे जब लेक्चर होगा पूरा चैप्टर का होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है आपका 1 से n तक, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कहीं तक भी जा सकता है, n तक के पदों का योग, पदों का योग। तो 1 से n तक कह दो या प्रथम से कह दो, अब आ जाए स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यदि कोई नंबर प्रथम 1 से n स्क्वायर तक के पदों का योग, यानी कह सकते हो 1 से n तक पदों के वर्गों का योग, पदों के वर्गों का योग। तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला लगेगा n+1 2n+1/6।
तो जब भी 1 से लेके n तक कोई सीरीज होगी पर काय में होगी, ये ध्यान रखना, स्क्वायर में होगी। तो यहाँ देखते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डेट एज 10 स्क्वायर। तो यहाँ आपको इस तरह सीरीज मिलेगी स्क्वायर में, स्टार्ट होगी कहाँ से, 1 से। तो हमेशा ध्यान रखना जो लास्ट का नंबर है ये पावर को छोड़ देना, तो ये आपका n का काम करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा इस वैल्यू में, फॉर्मूला में रखेंगे हम 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा, 2 गुणा 10 प्लस 1 बाय 6। तो आपका आ जाएगा 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, यह आ जाएगा 11 पंजे 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 और 3 38। तो जो स्क्वायर वाली सीरीज होगी लास्ट कहीं भी जा सकता है, आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। ये आपका स्क्वायर का फॉर्मूला है, कहाँ से, 1 से लेके n तक, यानी कि स्क्वायर n तक आप चले जाए, या कह सकते हैं आप n स्क्वायर सीरीज कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद 1 से n तक, पहले स्क्वायर का था, फिर अब आएगा घनों। 1 से n तक घनों कह सकते हो, घन 1 से n तक घन पदों का योग। तो फॉर्मूला होता है जो हमने पहला पढ़ा था, फॉर्मूला बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से लेके n तक घन, यानी घन आपका होता है जिसकी पावर क्यूब होती है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, तो यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 की पावर 3, इस तरह से डेट एज हम ये लेके चलेंगे। तो सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। घन मतलब आपका जिसकी पावर 3 होता है, 1 से लेके मतलब 1 से लेके n का मतलब होता है कहीं तक भी नंबर हो उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, फिर 10 कर रहा है। फॉर्मूला आपका ये रहा, n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ आप रख देंगे 10 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर होते तो अंदर के पास डिवाइड होते तो कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा 5 और ये 10 है 11 का स्क्वायर, यानी कि आपका आ गया 55 का स्क्वायर। अगर कोई संख्या का स्क्वायर आपको निकालना है, कोई भी संख्या है, तो 5 का स्क्वायर करें, यहाँ 5 का 25, इन तीनों की मल्टीप्लाई करें, 5 पंजे 25 दूनी आपका हो जाएगा 50। यहाँ से एक अंक छोड़ के आप रखें, इसे जोड़ें तो यह आ जाएगा आपका 30 25। तो ये जो रूल लगता है कोई भी नंबर का स्क्वायर हो उस पर आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ आज की जो क्लास है बेसिक क्लास है, इससे आप एक एक चीज समझे, सवाल और आएंगे, इसमें बहुत सवाल बनेंगे, पर मैं लेकिन अभी तुम्हें केवल रिमाइंड कर रहा हूँ कि चैप्टर को पढ़ाने से पहले क्या क्या चैप्टर में चलेगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है 1 से n तक विषम पद होंगे। क्या होंगे, विषम पद के वर्गों का योग, ठीक है। विषम पदों के वर्गों का योग, तो इसमें लगेगा n प्लस 1, n प्लस 2 और बाय 6। तो इस तरह से हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब बात होगी आपकी n तक के विषम, सम या होरी, या सम या विषम दोनों के लिए यूज होता है n प्लस 1 और n प्लस 2/6। जो हमारा पहले वाली सीरीज थी उसमें क्या होता था 2n, यहाँ क्या होगा, दोनों के लिए यही होगा। चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, जिसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, या कह सकते हैं 135 का स्क्वायर डेट एज, या आपका 9 का स्क्वायर। तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 9 कर रहा है, ठीक है। उसे फिर वहां रखते हैं फॉर्मूले में n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 6। तो n मेरे पास 9 है, 9 में यहाँ जोड़ो कितने हो जाएंगे 10, फिर 9 और 2 यहाँ क्या आ जाएंगे 11 बटे कितने 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 15 15 कम 15, 15 15 15 1 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 165। कितना आ जाएगा 165।
तो मैंने कहा ये विषम के लिए भी लगेगा, ये सम के लिए भी। तब तो मैंने पहले तुम्हें कहा बताया, विषम के लिए बताया, अब मैं आपको बताता हूँ सम के लिए। फिर चेक कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, 5 या 15, 15 15, 15 एक 16। ठीक है, अब आता है ये कि आपने विषम में तो लगा लिया, सम में भी करो। चलिए जी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर। तो ये मत समझना मैं संख्या यहीं तक ले रहा हूँ, आप कहीं तक भी ले लीजिए, लास्ट का नंबर आपका n का ही काम करेगा। तो यहाँ n क्या कर रहा है आपका 10, तो हमें इसी में रखना, फिर ध्यान रखना n+1 और n+2/6। यहाँ पे 2n नहीं होता, केवल n होता है, ध्यान रखिए। तो 10, 10 और 1 11, 10 और 2 12/6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 11 पंजे 55, 11 4 पंजे 20, 20 किसे करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी 220 आपका आ जाएगा। 4 दूनी 20 और 11 ये आ जाएगा 220। ठीक है, तो अगर बात करता है आपसे सम की, स्क्वायर की, तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो चल रहा है आपके सारे ये कंसेप्ट चल रहे हैं बेसिक, ये बेसिक कंसेप्ट है। इस वीडियो का फायदा उठाइए, क्योंकि जो कमजोरी होती है बच्चों की, वो केवल आपका बेस होता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें स्थानीय मान, नॉर्मल क्वेश्चन है, तथा जातीय मान। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसे कहते हैं पैलेस वैल्यू, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक, कोई भी डिजिट मैं आपको दे देता हूं, 3 7 2 6 8 9, यहां भी ले लीजिए 4। तो ये जो नंबर है आपका, ये इकाई पे है। किस पे है? इकाई पे। तो आप कह सकते हो, यानी 1 इसमें ऐड करते तो कितना आता है, तो ये आपका नंबर हो गया इकाई। अगला नंबर आता है दाईं पे, तो दाईं पे जब आता है तो दाईं का मतलब होता है 10। क्या होता है? तो इसका जो स्थान होगा वो कितना होगा 80। ऐसे ही आता है। इसके बाद आता है आपका सैकड़ा। तो यानी कि इस नंबर में आप क्या कर दीजिए, सैकड़ा मतलब 100 की मल्टीप्लाई करिए, तो इसका स्थान आ जाएगा आपका 600। अब ये आता है हजार, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, जैसे आप चलते हैं। तो ये आपका 2 नंबर, हजार में कितने होते हैं 3 जीरो, तो ये आपका हो गया 2000। तो इसका जो स्थानीय मान हुआ वो 2000। इसके बाद आता है 10,000, तो 7 है, इसके 10 बनाने के लिए इसमें क्या कर दीजिए, 7 में 10,000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 70,000। तो इसका स्थानीय मान ही हो जाएगा। अब इससे आगे चलिएगा, ये अब आ रहा है लाख पे, तो 3 लाख, तो आप यहाँ लिखिएगा 1 लाख से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख। इसी तरह से आगे चलते हैं तो 10 लाख, तो इस 4 में आप क्या करेंगे, 10 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40 लाख। तो इस तरह से हम इसके क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका जातीय मान, जो मैंने अभी बताया। जातीय मतलब फेस वैल्यू, यानी 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा। ध्यान रखना, जातीय मान जो नंबर होता है वही उसका नंबर जातीय मान होता है। यानी 3 का 3 होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 ही होगा, और 9 का 9। यानी कि जो नंबर अंक होता है वही उसका क्या होता है, जातीय मान कह दो या अंकित मान। आज से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई डिजिट दे देगा, आपसे कहेगा इसका 6 का स्थानीय मान बताइए, 7 का जातीय मान बताइए, इनका अंतर बताइए, योग बताइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लूं, 7269 में 2 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, कोई डिजिट देगा, कहेगा 2 का ही तो स्थानीय मान बताना है और 2 का ही अंकित मान आपको बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ देखना 2 है का, ये रहा। सिंपल तरीका, जितने भी अंक है उतनी जीरो लगा दीजिए,
तो ये आपका निकल के आ जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, अब 2 का जातीय मान अभी बताया था, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। अब हमसे क्या पूछा, अंतर। अंतर मतलब था डिफरेंस, इसमें से 2 को घटा दीजिए, आपके आ जाएंगे 198। अगर आपसे पूछता है इसका योग तो उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, इससे पूछेगा आपका गुणनफल तो उसे हम गुणनफल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान बता सकते हैं। इसमें मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो अभी नॉर्मल आपको बता ही रहा हूँ, आगे चल के भी बहुत क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं करोगे फिर क्वेश्चन तक नहीं आओगे। ठीक है, अब आता बात इकाई के अंक। इकाई अंक में 2, 3, 7, 8। समझ रहे भाई, जब भी ये नंबर आपको मिले और इसकी पावर कुछ भी हो, उसे आप 4 से डिवाइड करिए, यानी पावर को यानी घात को 4 से डिवाइड करिए, जो भी शेषफल आएगा उसे हम उसके आधार पर रख के उसे ओपन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 की पावर ये है, यहाँ कोई नंबर ले लो कुछ भी, इन 2 नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे मेरा लेना देना, इस वाले रूल में है, तो इसकी पावर को आप क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 पंजे 20, 17 आया, 4 चौक 16, यानी कि 1। जो आपका रिमाइंडर 1 आया तो उसे आप इसको 2 को बाहर निकालिए और यहाँ पावर के रूप में रख दिए, 2 की पावर 2 क्या होगा, 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो इस तरह से इस 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए यही रूल फॉलो होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे 2 कुछ भी हो, 2 की पावर या 3 की पावर ले लेता हूँ मैं, यहाँ इसे भी बता देता हूँ आपको। बच्चे कहते हैं कि कम से कम ये बता दें, कभी कभी क्या होगा जी, 0 शेषफल 0 आ जाएगा, 2 का आ सकता है, 3 का आ सकता है। ठीक है, पहले मैं 2 का बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है ये, हमने 4 से डिवाइड करा इसको, तो ये आया 2 एकम 2 यानी कट जाएगा आपसे, सॉरी 4 से, 4 सिंह 24, 2 और 4 पंजे 20, और ये आया 0। तो यहाँ आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो मुझे तो केवल इससे मतलब है, तो मैं जब 2 को बाहर निकाला तो मैंने 0 रखा। अगर किसी भी नंबर का मान 0 होता है, उसका मान 1 होता है, तो एक छोटी सी बात है, 2 की जब गुणा करेंगे कहीं भी हमें 1 नहीं मिलेगा, कहीं भी हमें 1 नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको एक रूल होता है, 4n प्लस कोई अदर्स नंबर कह दो या x मान लो नंबर। तो जब इस कंडीशन में हो, 4 मतलब गुणांक, अब देखो किसका गुणांक है, 4 का ही तो है ये। अगर इसे मैं लिखूं 4 × 65, तो यहाँ कोई शेषफल नहीं आ रहा, ये शेषफल, तो यहाँ पर यानी शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, उस कंडीशन में हमारा 2 की पावर 4, यानी कि अगर ओपन करूं मैं इसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई पे क्या आता है, 6। तो उस कंडीशन में हमारा इकाई का नंबर 6 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपसे, ये ध्यान रखना। कभी कभी कंडीशन ऐसी बैठ जाती है कि शेषफल क्या आ जाता है, 0, और हम किसी नंबर का मान 0 रखें तो वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मैं कह लगूँ 2 की पावर 6 है, कितनी भी है, तो उसमें कभी भी 0 नहीं आने का। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो जब भी कभी 0 आ जाए तो आप इसको फॉलो करना, इसको भाजक को और भागफल को मल्टीपल करना, प्लस में शेष क्या आ रहा है आपका, 0। तो ये आपका 4n कंडीशन में आ रहा है, यानी 2 की पावर 4n प्लस 0 में आ रहा है। तो जब भी ये आ जाए तो केवल हम उसका इकाई अंक 6 लेते हैं। अगर आप भूल भी जाओ तो 2 की पावर 4 ले लो, 2 की पावर 4, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 यानी 16। 16 पे इकाई का क्या आता है, 6, तो उसका इकाई का नंबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ध्यान रखना चीज, ये किताब में आपको बहुत कम मिलेगी, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये बात आई किसकी, 2 नंबर की। अब बात करते हैं 7 नंबर की। यदि 7 पे भी आ जाए तो उसे भी हम क्या लेंगे, 4n किस में लेंगे। तो मैंने आपसे कहा जब भी यहाँ 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल 2 7 6 60 ले लो, हमें तो 7 से मतलब है, हमने से 4 से भाग करा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 0, 4 पंजे 20,
तो हमारा जो शेषफल आया कितना आया, 0 आया। तो फिर हम इसे इस कंडीशन में लिखेंगे, यानी 7 की पावर 4 गुणा 15 प्लस 0। तो यहाँ पे आपको किसको उठाना है, 7 की पावर 4 को लेना है। तो यानी कि अगर 7 की पावर 4 को मैं ओपन करूँ, ध्यान रखना, तो ये आएगा 49, ये भी 49। जब इकाई के नंबर गुणा करोगे तो 81 आएगा। तो वहाँ पे इकाई का आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो इकाई क्या आ जाएगी आपकी, 1। ध्यान रख लेना, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आपसे, एक 2 के लिए, एक 7 के लिए आपको ये फॉलो कब करना है, जब उसका इकाई क्या आ जाए, 0 आ जाए शेषफल। ठीक है, जब भी 0 आएगा आपको केवल 7 की पावर 4 करनी है, 7 की पावर 4 को ओपन करना, जो भी नंबर इकाई पर आएगा वो आपका इकाई। तो अब तो प्रैक्टिस करोगे फिर आपको याद हो जाएगा। ऐसी 2 के लिए था, उसके लिए भी क्या था, 2 की पावर 4n प्लस 0, तो वहां कितना आया था, 6। तो इन 2 नंबर के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, किसी के लिए भी आ सकता है, चलिए इसके लिए भी आ सकता है, इसके लिए भी आ सकता है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, इसमें एक अदर्श नंबर आते हैं। चलिए पहले मैं आगे बता दूं आपको। अब बात होती है 0, 1, 5, 6। देखो कुछ भी नंबर हो, अगर 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। क्या होगा, इन चारों के लिए पावर चाहे कुछ भी हो, आपको 4 से, देखो आता तो 4 से डिवाइड करके कीजिए, पर लेकिन आप याद रखो सीधा, जब भी आपको इकाई के नंबर पे चमक जाए तो इनका मान वही होगा। ठीक है, ध्यान में दो। अब आता है इसके बाद इकाई अंक, एक 4 की बात आती है, एक 9 की। अब जो हम इन दो, इनके लिए चल लेते, हम चल लेते 2 और 4n, क्या चल लेते। अब इसके लिए चलेंगे हम 2n, कब, जब इसका शेषफल 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। जैसा मैं लेते हैं 934 की पावर, हमने ले लिया जी, ये ले लिया। अब हम इसे 4 से डिवाइड करना, तो देखना, तो यह आ जाएगा आपका 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, फिर 2 4 पंजे 20, यानी कि 4। पर इसमें ध्यान रखना, जब भी यहाँ आपका 20 आ गया, या आपका आगे रिमाइंडर 0, पर लेकिन इसमें आपको जो लेना है वो 4n प्लस 0 लेना है। क्या लेना है, 4 की पावर 2n प्लस 0 रखना है। तो हम क्या करेंगे, 4 यानी 2 इंटू क्या आ जाएगा, 155 प्लस 0। तो यहाँ जो आपको ओपन करना है वो करना 2 यानी 4 की पावर 2 को, तो 16 आ जाएगा। 16 पे क्या इकाई का अंक, 6। तो इस तरह से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो इसके माध्यम से एक दूसरा रूल होता है इसका, केवल आप इसको ध्यान रखें, 4 की बात यदि हो रही है तो डिपेंड करता है इसकी घात कैसी है, इसकी घात सम है या घात विषम है। ठीक है भाई, तो 4 की पावर 2 कैसी है, पावर 2, 2 सम है तो क्या आएगा, 16। तो सम आने पर आपका इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक है, अगर 4 की पावर 3 यानी कि विषम है तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, तो इकाई का अंक हो जाएगा आपका 4। तो एक तो इस तरह से और एक पहले तरह से, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप याद कर सकते हो। इसी तरह बात होती है स्नो की, ये भी डिपेंड करता है पावर पे। तो यानी कि 9 की स्क्वायर 9 में 81, यहाँ पे इकाई पे क्या आया 1। जब पावर कैसी होगी, सम, तो हमारा इकाई का क्या होगा 1। जब पावर कैसी होगी, विषम, यानी 9 का क्या होता है 729, तो इकाई का हो जाएगा 9। तो ये दोनों के दोनों 4 और 5 डिपेंड करते हैं घात पर। ठीक है, अब इस पर कोई सवाल ले लीजिए, एक 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि 4 2 4 ये आ गया। यहाँ में इससे मतलब फिर बताया था, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसको हमें देखना पावर कैसी है, ये पावर है विषम। पावर विषम है तो हम भूल के चलो याद करो तो 3 कर लो, तो कितना हो गया 4 चौक 16 64, तो इकाई का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसी को ले लेते हैं 9 2 4 7, पावर कैसी आपके सम ले लेते हैं, तो पावर है आपकी सम, तो इकाई का कितना है 4। जब पावर कैसी लेनी है सम, तो स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से हम इन पे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, यही काम हमारा किसका 9 का है। आपके 9 को देखते हैं, तो 9 वाला भी कहता है 9
2 7 पावर कुछ भी हो, पावर कैसी है सम, क्योंकि 2 से कट सकती है। तो हमने बताया था सम है तो 2 9 का स्क्वायर लीजिए तो कितना आएगा 81, 81 में 1 आया तो ये हो गया आपका इकाई का अंक। ऐसे दूसरा एक सवाल ले लेते हैं, यहाँ पावर क्या होगी विषम, जब पावर विषम होगी तो आप 9 को बाहर निकालिए 1 भी रख सकते हैं, 9 की पावर 3 भी रख सकते हैं, जब यहाँ भी 9 आएगा और 7 2 यहाँ भी, तो इस तरह से हम इकाई के अंक निकाल सकते हैं। जो आज का जो लेक्चर था ये इसीलिए था कि आपको सारी बेसिक चीज़ें बताई जाए। जब तक मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा तो अगले जो सवाल होंगे आप उन्हें नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए इसे बड़े ध्यान से देखिए। थैंक यू।